हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। IAS नियाज अहमद खान को नोटिस जारी की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिस जारी किया है। 7 दिनों में देना होगा नोटिस का जवाब। नोटिस में सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन की बात की गई है। द कश्मीर फाइल्स पर ट्वीट को लेकर नोटिस दी गई है। तो IAS नियाज अहमद खान को नोटिस जारी की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये नोटिस जारी किया है। 7 दिनों के भीतर देना होगा नोटिस का जवाब। नोटिस में सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन की बात है। द कश्मीर फाइल्स पर ट्वीट को लेकर ये नोटिस जारी की गई है। तो बड़ी खबर भोपाल से। IAS नियाज अहमद खान को नोटिस जारी। द कश्मीर फाइल्स को लेकर जिस तरीके से ट्वीट किया उसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिस जारी किया है। सिविल सेवा नियमों के उल्लंघन की बात है। तो नियाज खान ने ट्वीट किया, कश्मीर फाइल में जिस तरह से कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया गया है, उसी तरह प्रोड्यूसर्स को देश में मुसलमानों की हत्याओं पर भी फिल्म बनानी चाहिए, क्योंकि मुसलमान कीड़े नहीं बल्कि इंसान और देश के नागरिक हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नवीन सिंह। नवीन, ट्वीट के बाद ये कार्रवाई का आदेश दिया गया है, जानकारी दें उस खबर पर। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने आखिरकार नियाज खान को नोटिस जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश कैडर में IAS हैं, PWD डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर हैं और लगातार सुर्खियों में रहे। ना सिर्फ इस बार बल्कि इसके पहले भी कई दफ़े वो सुर्खियों में रह चुके हैं। और सबसे पहले वो सुर्खियों में आए डॉन अबू सलीम पर एक उपन्यास लिखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार से छुट्टी मांगी थी और जेल में रहने की अनुमति मांगी थी। सबसे पहले नियाज खान इस खबर के बाद सुर्खियों में आए थे और उसके बाद लगातार वो विवादों में रहे। भले कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में रही हो 1.5 साल, उस दौरान भी इन्होंने कई सारे आपत्तिजनक ट्वीट्स किए थे। इसके बाद अब फिर इन्होंने द कश्मीर फाइल्स पर ट्वीट किया और ट्वीट में ये कहा कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्यों नहीं मुसलमानों पर फिल्म बनाते हैं, मुसलमानों को कीड़ा ना समझा जाए। और यही वो शब्द थे, यही वो लाइन थी जो मध्य प्रदेश की सरकार को हजम नहीं हुई। मध्य प्रदेश की सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है, 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। इसके पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ये इशारा भी कर चुके थे, उन्होंने ये साफ भी कर दिया था कि जिस तरीके से IAS नियाज खान सिविल सर्विस कोड के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, मर्यादाएं लांघ रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई जरूरी है और सरकार कार्रवाई करेगी, ये इशारा भी दिया था। बावजूद इसके जिस दिन नरोत्तम मिश्रा ने सुबह 10:30 बजे ये बयान दिया और अगले 20 मिनट बाद फिर उन्होंने आमिर खान को लेकर एक बड़ा ट्वीट किया। तो नियाज खान लगातार अपनी कार्यशैली को लेकर चर्चित रहे हैं और लगातार सुर्खियों में रहे हैं। और सबसे खास बात की, जिस सरकार में रहे हैं, जिस सरकार के कार्यकाल के दौरान वो काम करते रहे हैं, उसी सरकार के खिलाफ भी कुछ ट्वीट्स उन्होंने किए हैं। रामेश्वर शर्मा बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक हैं, उन्होंने भी आपत्ति ली थी इनके ट्वीट्स पर, उनको बल्कि नसीहत दी थी। ये कहा था कि राजनीति अगर करनी है तो IAS का पद छोड़ें और सीधे चुनावी मैदान में आ जाएं और राजनीति करें। विश्वास सारंग ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की थी कि एक IAS को इस तरीके से ट्वीट करना शोभा नहीं देता और सिविल से जो सर्विस है उसके कोड का जो सीधे तौर पर उल्लंघन है। तो काफी सारी नसीहतें इनको बीजेपी की तरफ से मिली थी। नवीन, और जिस तरीके से IAS है और सिविल सेवा का आचरण का अपना एक नियम कानून होता है, अगर उस आचरण का उल्लंघन होता है तो इस तरीके के फिर नोटिस जारी की जाती है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। दिल्ली से बड़ी खबर। MP सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। आयुष विभाग में OBC आरक्षण पर दखल से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि 27 की जगह 14% OBC आरक्षण देने के आदेश को चुनौती दी थी। मध्य प्रदेश सरकार हाईकोर्ट को बताए आरक्षण पर अपनी व्यथा। MP हाईकोर्ट से जल्द ही अंतिम फैसला लेने का अनुरोध किया गया है।
विजेंद्र पांडे जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। विजेंद्र, जानकारी दें। जी हाँ, देखिए, आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में बीती कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया था, लेकिन इसके खिलाफ तमाम याचिका हाईकोर्ट में फाइल हुई थी और हाईकोर्ट ने मामलों पर सुनवाई के दौरान 27% आरक्षण पर कई विषयों पर अंतरिम रोक लगा दी थी। लेकिन बीते दिनों मध्य प्रदेश सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था जीएडी की ओर से और उसमें हाईकोर्ट की रोक छोड़ के बाकी जितनी भर्तियां या प्रवेश परीक्षा है उसमें बढ़ा हुआ आरक्षण यानी 27% आरक्षण देने का आदेश जो है वो राज्य सरकार की ओर से दे दिया गया था। और यही आयुष स्नातकोत्तर परीक्षाओं की जो भर्ती हुई थी उसमें भी 27% ओबीसी आरक्षण राज्य सरकार की पहल पर दे दिया गया था। लेकिन बाद में इसे फिर हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया और हाईकोर्ट ने बढ़ा हुआ आरक्षण देने पर रोक लगा दी। ऐसे में कोर्ट ने साफ किया कि इस आयुष भर्तियों में भी सिर्फ 14% ओबीसी आरक्षण ही दिया जाएगा, जबकि भर्तियां जो थी वो 27% ओबीसी आरक्षण देते हुए सरकार कर चुकी थी। लिहाजा राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, एक एसएलपी फाइल की गई थी और व्यथा जो थी वो बताई गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद दखल देने से इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की जो दिक्कतें हैं आरक्षण से संबंधित या जो सरकार की व्यथा है वो हाईकोर्ट के समक्ष ही राज्य सरकार पेश करे और फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है, जो एक तरह से झटका सरकार के लिए माना जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि वो ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर जल्द अपना फैसला दे ताकि सभी पक्षों को राहत मिल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजेंद्र जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में दिल्ली में एक्सपोर्ट्स के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन का केंद्र है और पिछले 2 साल में 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ है। अगली फसल भी बहुत जबरदस्त आ रही है। मध्य प्रदेश के इस गेहूं को हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे। इस सिलसिले में हुई बैठक में सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। भोपाल में मंडी बोर्ड कार्यालय में एपीडा का कार्यालय है। यहाँ एक्सपोर्ट सेल के जरिए निर्यातकों को जो सुविधा चाहिए वो उपलब्ध कराएंगे। मध्य प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी गेहूं कहीं से भी खरीद सकता है, वो चाहे कहीं से भी खरीदे। मंडी में नीलामी की प्रक्रिया और ऑनलाइन सुविधा है। इसके जरिए एक्सपोर्टर किसी भी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन कराकर गेहूं खरीद सकता है। गेहूं की वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियों में इंफ्रास्ट्रक्चर लैब है, जिसे निर्यातक को उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रदेश में किसानों से गेहूं निर्यातक को ग्रेडिंग करनी पड़ी तो इस पर जो खर्चा आएगा वो प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। निर्धारित ग्रेड और गुणवत्ता वाली फसल के प्रमाणीकरण के लिए प्रतिष्ठित एजेंसी से अनुबंध कर निर्यात के लिए व्यवस्था बताएंगे। वहीं रेलवे ने भरोसा दिया कि रैक की कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रदेश की प्रमुख मंडियों में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, असेंग लैब और एमआरआई टेस्ट की सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे निर्यातक को। प्रदेश की प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस को एक्सपोर्ट आधारित अधोसंरचना के लिए यदि जमीन की आवश्यकता पड़ेगी तो अस्थायी रूप से हम उसको भूमि और अन्य सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराएंगे। बीजेपी का दामन थामने के बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया बदले बदले से दिख रहे हैं। सिंधिया का बिल्कुल मामा अवतार नजर आ रहा है। बदले हुए मिजाज को देखकर ये कहा जा सकता है कि सिंधिया अब शिवराज की राह चल पड़े हैं, लेकिन ये सब यूं ही नहीं। क्या सिंधिया अपने महाराज वाली छवि से बाहर आना चाहते हैं? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रास्ते पर हैं। तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं, जिससे मध्य प्रदेश के दूसरे बड़े नेताओं के दिल की धड़कनें तेज होने लगी हैं, क्योंकि सिंधिया प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। ग्वालियर में हाल ही में सिंधिया जब हाथों में झाड़ू लेकर सड़कों पर उतरे तो हर कोई देखता रह गया, क्योंकि ये पहली बार था जब सिंधिया राजघराने के किसी चश्मो चिराग ने सड़क पर झाड़ू लगाई हो, जबकि शिवराज सिंह चौहान की ऐसी तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती हैं।
इतना ही नहीं, उन्होंने सफाई कर्मियों का सम्मान तो किया, साथ ही उनके पैर भी छुए। ठीक उसी तरह जैसे 5 मार्च को अपने जन्मदिन पर सीएम शिवराज ने सफाई कर्मियों के पैर धोए थे और सड़क पर झाड़ू भी लगाई थी। शिवराज की ऐसी तस्वीरें अक्सर आती रहती हैं। खास बात यह है कि सिंधिया अपने समर्थकों से ज्यादा बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं से ज्यादा मेलजोल बढ़ा रहे हैं। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यशैली में वो धीरे धीरे ढल रहे हैं, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। लगातार संवाद बनाए रखना ये तो नेता का नेचर होना चाहिए, प्रकृति होना चाहिए। वैसे प्रकृति को अपने अंदर ला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सीएम शिवराज की तरह सिंधिया भी जनता के बीच जा रहे हैं, उनके साथ खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, नाच गा भी रहे हैं। ग्वालियर में भी जब सिंधिया कुम्हार के साथ जमीन पर बैठकर चाक चलाकर दिया बनाने लगे तो हैरत नहीं हुई। ये उनका पब्लिक से सीधे कनेक्ट होने की रणनीति का हिस्सा ही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी पिछले साल अक्टूबर में खजुराहो में एक कुम्हार के घर दिए बनाए थे, उसके घर भोजन भी किया था। सिंधिया इसी राह पर चल रहे हैं। जानकारों की माने तो जो कभी सिंधिया परिवार ने नहीं किया है वो आज ज्योतिरादित्य कर रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी रणनीति हो सकती है। और लंबे समय तक बड़े संख्या में लोग सिंधिया के खिलाफ रहे हैं, तो उन सब के मन में सामान्य भावनाएं पैदा करने के लिए और उनको इनसे इंटरेक्शन करने के लिए, मिलने जुलने के लिए, नाम से उनको जाने पहचाने, ये जो प्रयास है, ये वो प्रयास में लगे हुए हैं। सीएम शिवराज अक्सर संतों की शरण में भी नजर आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। यही वजह है कि जनता के बीच उनकी छवि धर्म प्रेमी की है। इसी तरह सिंधिया भी ग्वालियर में प्रख्यात कथावाचक रमेश भाई ओझा की कथा सुनने पहुंचे। सिंधिया ने जमीन पर बैठकर कथा सुनी। इससे पहले वो हाल ही में ग्वालियर में जैन मुनि विहर्ष सागर महाराज का आशीर्वाद लेने भी पहुंचे थे, जहां जैन मुनि ने उन्हें भविष्य का मुख्यमंत्री भी बता दिया था। वहीं माधवराव सिंधिया के मित्र और कांग्रेस नेता बालेंदु शुक्ला इसे ज्योतिरादित्य का दिखावा मात्र बता रहे हैं। ये दिखावा करना औचित्यपूर्ण कम से कम ग्वालियर चंबल संभाग को तो लगता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसा व्यक्ति था। अब आज एकाएक भावना क्यों बदल रही है? ये दिखलाना चाहते कि अब मैं आम आदमी हो गया हूँ। तो मैं समझता हूँ ये मात्र दिखावा है। सीएम शिवराज कई बार क्रिकेट ग्राउंड पर नजर आ चुके हैं। सिंधिया भी अच्छे क्रिकेटर हैं, इसीलिए जब भी उन्हें मौका मिलता है वो अपना हुनर दिखाने से नहीं चूकते। कांग्रेस छोड़कर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया अब पूरी तरह से बीजेपी के रंग में घुल मिल गए हैं। पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ रहा है। जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ और मजबूत करने में जुटे हैं। इसके लिए उन्होंने चुना है शिवराज पथ। देखना यह है कि इस पथ पर चलकर वो किस मुकाम तक पहुंचेंगे। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की है। बंद कमरे में करीब आधे घंटे तक चली इस मुलाकात के सियासी मायने भी तलाशे जाने लगे हैं। हालांकि नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अरुण यादव अगर पार्टी के अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं तो साफ है उनको तवज्जो भी मिल रही है और पार्टी हाईकमान से उनकी सुनवाई भी हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि इस मुलाकात के बाद अरुण यादव कमलनाथ के नेतृत्व को सीधी चुनौती देंगे। नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि अरुण यादव को पार्टी से दरकिनार कर दिया गया है। वरिष्ठ नेता हैं और सोनिया जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हर किसी को मिलने का अधिकार है। हम सब भी मिलते रहते हैं, जब भी समय मिलता है, तो ये तो अच्छी बात है। मेल जोल होते रहना चाहिए। कांग्रेस के लिए खड़े हो सकते हैं तो कुछ बातें शेयर करने के लिए हाईकमान के पास सोनिया जी से उन्होंने कुछ बातें वहाँ रखी हैं, कुछ निर्देश सोनिया जी के मिले हैं। तो ये तो उस व्यक्ति की पूछ परख वाली बात हो गई, मान सम्मान वाली बात हो गई। अरुण यादव जी का जरूर पूछ परख है, मान सम्मान, इसीलिए तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनकी बात को सुना, उनसे बैठा के चर्चा करी, उनको समय दिया। अरुण भैया हमारी क्या करें, कमलनाथ जी बैठक में बुलाते नहीं, लोकसभा का चुनाव उन्हें लड़ने नहीं देते, संगठन में दरकिनार कर दिया है। तो अब वो सोनिया जी के पास नहीं जाए तो कहाँ जाए अपना दुख व्यक्त करने को। दुखड़ा व्यक्त करने के लिए गए हैं और अब ये तय मान के चलिए कि वो नेतृत्व को सीधी चुनौती देंगे।
कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में 50 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी दफ्तर में बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में एमपी निर्वाचन अधिकारी आरसी खुटिया ने पार्टी विधायकों जिलाध्यक्षों की बैठक ली, जहां आरसी खुटिया ने कहा कि कांग्रेस में निर्वाचन प्रक्रिया चल रही है, जिसकी तैयारियों का फीडबैक लिया जाएगा। बैठक में विधायक, जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान संतोषजनक जारी है, 31 मार्च तक लक्ष्य पूरा कर लेंगे। इस दौरान खुटिया ने कांग्रेस नेताओं को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि पदाधिकारी वही बनेगा जो सदस्यता अभियान में हिस्सा लेगा। हमारा पूर्ण विश्वास है कि 30 तक ये 50 लाख मेंबरशिप पूरा हो जाएगा। और ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सभी कांग्रेस जनों के लिए, मेंबरशिप नहीं करके ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकर्ता हो जाएगा, ये बार ये संभव नहीं है। भोपाल में प्रदेश के लगभग हर जिले में ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षक बीते 3 दिनों से लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं। इनका आरोप है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में सरकार ने ओबीसी वर्ग के परीक्षार्थियों को 27% आरक्षण नहीं दिया है, लिहाजा करीब 1400 से ज्यादा चयनित शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिल पाई। मामले पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने चयनित शिक्षकों के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नियमों के तहत ही भर्ती परीक्षा से लेकर नियुक्तियां की जा रही हैं। जिन विषयों पर कोर्ट का स्टे नहीं है उन पर 27% आरक्षण दिया गया, लेकिन जिन पर स्टे है उन पर 13% आरक्षण देना पड़ा। लिहाजा जिन चयनित शिक्षकों को होल्ड किया गया है उन्हें अभी इंतजार ही करना होगा। मामले पर कोर्ट के आदेश निर्देश बाद ही फैसला लिया जाएगा। 27% आरक्षण के आधार पर भर्ती कर दी। अब जिनमें स्टे था उनमें हमने 14% आरक्षण के आधार पर भर्ती की है। उनमें 13% हमारे जो चयनित हो चुके हैं, लेकिन वो होल्ड पे, क्योंकि उन पे कोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग निरंतर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। और अब देखते हैं बिग न्यूज। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मान ने कहा कि पीएम मोदी ने मुझे जीत की बधाई दी, मुझे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा पर मदद का भरोसा भी दिया। सीएम ने कहा कि मैंने 2 साल तक हर एक साल 50,000 करोड़ का वित्तीय मदद देने की मांग की है। मान ने कहा कि पंजाब को दोबारा देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। ईडी ने पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से संबद्ध धन शोधन के एक मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने उन्हें 29 मार्च को सवाल जवाब के लिए बुलाया है। इससे पहले ईडी उनसे सोमवार को 8 घंटे तक पूछताछ की थी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के रामपुर हाट में हुई हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। आज एसआईटी की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया। बता दें कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को न्यायाधीश के देखरेख में क्षेत्र में तुरंत सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था और सबूत से छेड़छाड़ न करने की बात कही थी। आज लखनऊ में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। कल योगी की दूसरी बार सीएम पद पर ताजपोशी होगी। आज गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सभी विधायकों ने अपना नेता योगी आदित्यनाथ को चुना। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की कुर्सी खतरे में है और अब उन्होंने कुर्सी को बचाने के लिए इमोशनल कार्ड खेला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सांसदों को खरीदकर मौजूदा सरकार को भंग करना चाहती है। उन्होंने जनता से अपील की कि वो सड़क पर उतरकर सच्चाई का साथ दें। नाटो ने यूक्रेन को न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल हमले से बचने के लिए जरूरी इक्विपमेंट भेजेगा। अमेरिका और ब्रिटेन कई बार शक जता चुके हैं कि रूस यूक्रेन के खिलाफ केमिकल और न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए नाटो देशों ने यूक्रेन की मदद करने के लिए यह फैसला लिया है।
देखते हैं कुछ और खबरें। होली के दिन रायसेन के खमरिया में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में घायल बुजुर्ग की आज भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मौत हो गई, जिसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद शव को सिलवानी के चैनपुर गांव ले जाया जाएगा। बताया जा रहा है कि कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे एसपी चैनपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी खमरिया में हुए संघर्ष में राजू नाम के व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जिसके बाद पिछले मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चंदपुरा गांव का दौरा कर मृतक के परिजनों से मुलाकात की थी। सीएम ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। इस मामले में लगभग 40 लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने इस केस में 16 लोगों को आरोपी बनाया है। खमरिया में दो समुदाय के बीच में जो विवाद हुआ था, उसमें एक व्यक्ति की उस वक्त मृत्यु हो गई थी और करीब 40 लोग घायल थे। उनमें से 3 गंभीर रूप से घायल थे। गंभीर घायलों में से एक हरी सिंह तमाम उपचार के उपरांत भी देर रात उनको नहीं बचाया जा सका। भोपाल और इंदौर के बाद अब जबलपुर में हनी ट्रैप गैंग का खुलासा हुआ है। यहां एक खूबसूरत युवती और 3 वकील मिलकर हनी ट्रैप रैकेट चला रहे थे। युवती शहर के रईसजादों को अपने प्रेम जाल में फंसाती थी। इसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाता था। मांगी गई रकम न देने पर युवती थाने में रेप की FIR दर्ज करवा देती थी। ये खुलासा तब हुआ जब SP सिद्धार्थ बहुगुणा के पास लिखित शिकायत पहुंची। हनी ट्रैप रैकेट का शिकार लोगों ने सिंधी समाज की मदद से लिखित शिकायत दी, जिसमें कहा गया कि आरोपी युवती और उसके साथी वकील अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। हाल ही में इस रैकेट ने आदर्श नगर के अमीर कारोबारी के 30 साल के बेटे को अपना शिकार बनाया। युवती ने शारीरिक संबंध बनाने के बाद युवक से 15 लाख रुपयों की डिमांड कर दी। पैसे न देने पर उसके खिलाफ गोरखपुर पुलिस थाने में रेप की शिकायत दर्ज करवा दी। रिपोर्ट लिखवाने युवती के साथ रैकेट के 3 वकील भी थाने पहुंचे थे। शिकायत पर SP ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। भोपाल से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश कांग्रेस में सियासी हलचल तेज हो गई है। अजय सिंह ने मांगा सोनिया गांधी से मिलने का समय। आज ही अरुण यादव ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। सोनिया गांधी असंतुष्ट नेताओं से ले रही हैं गुटबाजी की रिपोर्ट और अब अजय सिंह ने मांगा है मिलने का वक्त। आज ही अरुण यादव ने भी मुलाकात की है और मध्य प्रदेश में सियासी हलचलें तेज है। सोनिया गांधी असंतुष्ट नेताओं से बातचीत कर गुटबाजी की रिपोर्ट ले रही हैं। नवीन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नवीन, आज ही अरुण यादव ने मुलाकात की और अब अजय सिंह भी वक्त मांग रहे हैं, क्या समझा जाए इसे? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार जो असंतुष्ट नेता हैं वो अब दिल्ली दरबार का दरवाजा खटखटा रहे हैं। अरुण यादव ने इसी सिलसिले में सोनिया गांधी से मुलाकात की है। हालांकि मुलाकात के बाद अरुण यादव ने ये कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए और अगले चुनावों के लिए उन्होंने कुछ सुझाव सोनिया गांधी को दिए हैं। लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही हैं उससे ये लगता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है और आज दूसरे असंतुष्ट नेता जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के हैं, अजय सिंह राहुल, वो भी फिलहाल दिल्ली में है और उन्होंने सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगा है। बहुत मुमकिन है ज्योति कि आज ही सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात भी हो जाए, या आज नहीं भी होती है तो कल बहुत हद तक मुमकिन है कल 12-1 बजे तक उनकी मुलाकात हो जाएगी। अगर मुलाकात होती है तो ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है। पार्टी के भीतर जो गुटबाजी है और पार्टी के भीतर जो आलाकमान के फैसलों के चलते जो विरोध निकल कर आ रहा है उसकी रिपोर्ट सोनिया गांधी ले रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिस तरीके से गुटबाजी लगातार चल रही है और चुनावों में उपचुनाव में जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं उसमें पार्टी की जो हार हो रही है उसके बाद कई सारे ऐसे नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनकी तवज्जो मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो नहीं मिल रही है, उनकी पूछ परख नहीं है और उनके अनुभव का, उनकी सीनियरिटी का लिहाज और ख्याल नहीं रखा जा रहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस में। तो इन्हीं तमाम शिकायतों को लेकर संतुष्ट नेता लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं और सोनिया गांधी से मुलाकात करके अपनी बात रखने की कोशिश में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नबी जानकारी के लिए। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।